स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी मैन फीमेल लीड हमें बताती है कि मेरे दादाजी ने मरने से पहले ही मेरी मैरिज फिक्स कर दी थी क्योंकि दो फैमिली में बिजनेस के रिश्ते बेकार ना हो। लेकिन मेरे दादाजी ने जिस इंसान से मेरी शादी फिक्स की थी वह एक माफिया बॉस, उसे इस बात का पता लग गया है और अब वो मुझे मारना चाहता है। अब हम अपने मैन में लीड को देखते हैं जिसका असिस्टेंट बताता है बॉस वो आ गई है। तभी एक कार जाकर उसको टक्कर मार देती है और वह सड़क पर गिर जाती है, जबकि हमारा मैन लीड मिस्टर फेंग ड्रिंक कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी मेल फीमेल लीड की माँ परेशान हो रही होती है। तभी डॉक्टर बाहर आता है तो उसकी माँ बोलती है मेरी बेटी कैसी है, तो डॉक्टर बताता है उनके सर में गहरी चोट लगी है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वो अभी आईसीयू में है। तभी मिस्टर फेंग के ग्रैंडपा आ जाते हैं और बोलते हैं यान का एक्सीडेंट हो गया और मिस्टर फेंग कहाँ है, और तभी वह अपने असिस्टेंट को उसे बुलाने का ऑर्डर देते हैं। असिस्टेंट कॉल लगाता है लेकिन तभी वहाँ शांग आता है तो उनको लगता है मिस्टर फेंग आ गया है, तो दादाजी बिना देखे ही उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है और तुम जाने कहाँ रहते हो। लेकिन वो मिस्टर फेंग नहीं होता है, वो शांग होता है। तो वह उनसे बोलता है आपको मिस्टर फेंग को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वह बताता है सुबह 8:30 कार नंबर प्लेट 998 यह मिस्टर फेंग की कार है, इसी ने यान को टक्कर मारी है। तभी वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें मिस्टर फेंग का ड्राइवर कार चला रहा होता है। तभी उनकी आंटी कहती है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। यान की माँ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तो आंटी कहती है यान और शांग एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन तुमको ही उसकी शादी एक रिच फैमिली में करनी थी। तो उसकी माँ कहती है ये तो पहले से ही फिक्स था, तो मैं क्या कर, अभी 1 महीना ही हुआ है, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और कहती है मुझे नहीं लगता मिस्टर फेंग उसका एक्सीडेंट करवाएगा। तो उसकी आंटी कहती हैं अभी भी आपको बिलीव नहीं हो रहा है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं उसको यहाँ पे जल्दी बुलाओ। तो असिस्टेंट कहता है वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं लगाते रहो और बोलते हैं अगर ये मिस्टर फेंग ने किया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आंटी कहती है उसने यान से बदला लेने के लिए शादी की है और वह यान की मॉम से कहती है आपके हस्बैंड ने उनकी माँ को छीन लिया। ये बात कौन नहीं जानता है, तुमने अपनी बेटी की शादी मिस्टर फेंग से कराकर उसे आग में झोंक दिया है। शांग पुलिस को कॉल लगाने लगता है। तभी असिस्टेंट का कॉल कोई उठा लेता पर वो मिस्टर फेंग नहीं था और कोई था। तभी डॉक्टर मिस्टर फेंग को लेकर आता है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और आईसीयू में से यान को निकालकर मिस्टर फेंग को शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर डॉक्टर आकर बताते हैं कि मिस्टर फेंग को बहुत दिनों से थोड़ा थोड़ा जहर दिया जा रहा था लेकिन अब उसके शरीर में बहुत सारा जहर इकट्ठा हो गया है, इसलिए उसे प्रॉब्लम हो गई है। तो ग्रैंडपा कहते हैं ऐसा कौन हो सकता है। तभी असिस्टेंट बोलता है इतने सालों से सेम मेड वर्क कर रही है, कोई चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन जब से मिस्टर फेंग की शादी हुई है उनकी वाइफ नाइट को डेली उनको मिल्क देती है। शांग कहता है इसका मतलब तुम यान पर शक कर रहे हो, क्या पता मिस्टर फेंग इस सबसे बचने के लिए ये नाटक कर रहा हो। तभी आंटी बोलती है वाह, एक वाइफ अपने हस्बैंड को जहर कैसे दे सकती है। तभी यान की माँ कहती है आप मेरी बेटी पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती हो। वो शांग से कहती है अभी तुम पुलिस मत बुलाओ, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं ये सब घर की बातें बाहर मत करो और डॉक्टर से पूछते हैं मेरे दोनों बच्चे ठीक तो हो जाएंगे। तो डॉक्टर कहता है उनकी हालत बहुत खराब है। तो ग्रैंडपा कहते हैं प्लीज मेरे दोनों बच्चों को बचा लीजिए। तो डॉक्टर कहता है हम पूरी कोशिश करेंगे और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी आंटी बोलती है क्या सच में मिस्टर फेंग इतना बीमार है। तो असिस्टेंट बोलता है परिवार की बातों में बाहरी लोगों को बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। तो शांग बोलता है हम बाहरी लोग हैं तो पुलिस को बुला देता हूँ, उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो असिस्टेंट बोल तुम हर बात में पुलिस को क्यों ले आते हो बीच में। शांग बोल तुमने उस वीडियो में रियलिटी नहीं देखी। तो असिस्टेंट बोलता है उस वीडियो में मिस्टर फेंग की कार थी, बस ना कि उस कार से एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी ग्रैंडपा उन दोनों को चुप करते हैं और नेक्स्ट सीन में हम यान की फ्रेंड को देखते हैं जो सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है। तभी हम वहाँ पर यान को सही सलामत देखते हैं और हमको पता चलता है यान एक्सीडेंट का नाटक कर रही होती है। फ्रेंड बोलती है तुमने तो ये सब नाटक अपनी शॉप बचाने के लिए किया है, लेकिन मिस्टर फेंग तो सच में सीरियस बीमार है और वह खून की उल्टी कर रहा है। तभी हम स्क्रीन पर देखते हैं मिस्टर फेंग हंसता हुआ दिखाई देता है तो उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है। फ्रेंड को समझ में आ जाता है ये दोनों नाटक कर रहे हैं और वह वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ मिस्टर फेंग की एंट्री होती है। यान टेबल पर सर रखकर बैठी होती है। वह उसका हाथ पकड़कर बोलता है 50% ऑक्सीजन अगर इससे नीचे गया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, यही तो तुमने बता रखा है। तभी यान उठती है और उसे पेंसिल मारने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर फेंग दूर हट जाता है। यान हंसकर बोलती है कि तुमको तो अभी खून की उल्टी हो रही थी। तो बोलता है तुम कितनी बेकार बेटी हो, अपनी माँ को सता रही हो, तुम्हारी माँ बाहर रो रही है। तभी वो सॉक्स निकालती है तो मिस्टर फेंग बोलता है इनमें से तो कितनी बदबू आ रही है।
लेकिन वह जानबूझकर वह सॉक्स उससे टच करने लगती है। फिर वह दोनों कॉल पिक करते हैं। उसके बाद मिस्टर फेंग्स बोलता है तुम्हारे कुत्ते ने पुलिस बुलाई है, तुम्हें क्या लगता है ये पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी? और बोलता है तुमने क्या सोचा है तलाक के बारे में? तो वो बोलती है कि हम प्रॉपर्टी का समान तरीके से बंटवारा करेंगे। तो मिस्टर फेंग बोलता है तुम्हारी प्रॉपर्टी का और उन शॉप्स का भी। तो यान बोलती है बिल्कुल। तो मिस्टर फेंग कहता है मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, मेरा सपना पूरा होगा। और नेक्स्ट सीन में डॉक्टर यान खतरे से बाहर है, उसकी माँ उससे मिलने जाने लगती है, लेकिन डॉक्टर रुकता है। तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है और बोलती है यान की तबीयत कैसी है? तो उसकी माँ बोलती है अब वह सही है। तो डॉक्टर बोलता है वह अभी बेहोश है, जब उनको होश आएगा तो आप सब लोग मिल सकते हैं। तभी यान की फ्रेंड यान की माँ को रोकने लगती है और शांग से बोलती है प्लीज आप आंटी को घर ले जाओ, बहुत थक गई होगी, यान की देखभाल की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। यान की माँ कहती है थैंक्स बेटा। फिर शांग उससे पूछता है जब से तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तो वह बोलती है मैं थोड़ा बिजी थी, और कहती है आप आंटी को घर पे ड्रॉप कर दो। तो वह उनको ले जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ कहती है प्लीज यान का ख्याल रखना। तो वह हाँ में सर हिलाती है और भी सब लोग चले जाते हैं। तो उसकी फ्रेंड सीसीटीवी कैमरे में इशारा कर देती है। आगे हम देखते हैं यान की माँ उसके पास बैठी होती है और यान को होश आता है। तभी शांग एक इन्वेस्टिगेशन वाले को ले आता है। वह पूछता है क्या आपका कल कार से एक्सीडेंट हो गया था? आपने उस कार की नंबर प्लेट देखी? तो शांग बोलता है यान प्लीज याद करो, बट वो बोलती है मुझे कुछ याद नहीं। तभी वहाँ मिस्टर फेंगबील चेयर पे आता है और यान की बहुत परवाह करता है। तभी शांग बोलता है जहाँ यान का एक्सीडेंट हुआ आप वहाँ क्या करने गए थे? तो मिस्टर फेंग बोलता है मैं अपनी वाइफ को लेने गया था, हम दोनों सेम है, हम दोनों का एक्सीडेंट भी यहाँ तक कि साथ साथ हुआ। इन्वेस्टिगेटर बोलता है आपको कुछ याद आता है तो आप हमसे संपर्क करें, और वहाँ से चला जाता है। यान बोलती है अभी भी मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। तभी ग्रैंडपा वहाँ आते हैं और बोलते हैं इन सब बातों को यही छोड़ दो, ये हस्बैंड वाइफ आपस में सब सुलझा लेंगे। ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। फिर शांग बोलता है आंटी चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो मिस्टर फेंग उसका हाथ हटा देता है और बोलता है मैं खुद अपने ड्राइवर से ड्रॉप करवा दूंगा। तो वह मिस्टर फेंग से बोलता है तुमने पता नहीं यान को क्या धमकी दी है, पर मैं सब कुछ समझता हूँ। तो मिस्टर फेंग बोलता है मैं अपनी वाइफ को धमकी क्यों दूंगा? यान स्माइल करती है। यान की माँ शांग को जाने के लिए बोलती है और वह चला जाता है। मिस्टर फेंग यान की मॉम के हाथ पकड़कर बोलता है आप अच्छे से जाना। मॉम के जाने के बाद मिस्टर फेंग अपनी स्लीपर वाली टांगे यान पर रख देता है। यान गुस्से में अपनी तरफ खींच लेती है, बोलती है नेक्स्ट वीक सिल्वर ब्यूरो मत भूलना हस्बैंड। मिस्टर फेंग कहता है वाइफ कल रात तुम कमजोर हो गई थी ना? यान बोलती है तुम भी तो हो गए थे। धक्का मारती है अब एनर्जी कहाँ से आ गई? मिस्टर फेंग कहता है एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए हमें। यान कहती है पैसों की बात हो तो एक्टिंग छोड़ो, कोई भी कोलैबोरेशन करने को तैयार, फिर शायद साथ में खत्म होना भी हो। गला पकड़ लेती है। मिस्टर फेंग बोलता है अगर पैसे दूं तो गूंगी बहरी बनने का नाटक करोगी? यान उसकी ठुड्डी पकड़कर कहती है तुमने तो ढेर सारा खून उगला था, अब बोल कैसे पड़े? मिस्टर फेंग कहता है वाइफ के साथ तो खेल सकता हूँ ना। पैर पकड़ लेता है। अब लग रहा है ये इंटरेस्टिंग है, किसी डिसेबल के साथ ट्राई नहीं किया अभी तक। यान बोलती है सावधान रहना, कहीं किक मारकर हेल के गेट पर न पहुंचा दूं। मिस्टर फेंग कहता है मजा आएगा। पट्टी खोलने लगता है लेकिन साइड कर देता है। अचानक बोर हो गया, उठकर जाने लगता है। यान कहती है तुमने खुद को पॉइजन दिया, लेकिन मैं तो सच में खत्म करना चाहती हूँ। सोचती है शादी को साल भर हो गया, मिस्टर फेंग साइको डेविल निकला, लेकिन कांग्रेचुलेशंस अब छुटकारा मिलेगा। फिर यान डिवोर्स के बारे में सोच रही होती है। फ्रेंड कॉल करके कहती है मिस्टर फेंग को डिवोर्स मत देना, वो सिर्फ 2 टूटी कंपनियां देगा, लेकिन साइन किया तो आधी एंटीक शॉप भी देनी पड़ेगी। इतने में मिस्टर फेंग आ जाता है। प्रॉपर्टी बंटवारे के पेपर्स पर साइन करने लगी। आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर फेंग पहुंचते हुए कहता है रोती हुई कितनी क्यूट लगती हो। तभी ग्रैंडपा का कॉल आता है, बोलते हैं यान को डिवोर्स दिया तो देखना। मिस्टर फेंग कहता है हाँ ग्रैंडपा, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन देना सबसे जरूरी है, जल्दी गिफ्ट दूंगा। फोन कट करता है। पेपर्स फाड़कर कहता है ये खराब हो गए, नए बनाओ। यान बोलती है तुम ग्रैंडपा को गिफ्ट दोगे, मैं तुम्हें दूंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फेंग अपनी कार में बैठे थे धुआं उड़ाते हुए। वो बोलते हैं ग्रैंडपा तो अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए पागल हो गए हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन कोई नकली हो। असिस्टेंट बोलता अगर आप बाहर से बच्चे ले आए तो ग्रैंडपा को पता नहीं चलेगा कि वो फेक है। तभी मिस्टर फेंग वहाँ आए। जैसे ही वो बैठने लगे, ग्रैंडपा ने कहा मैंने तुम्हें बैठने को कहा है, जब तक मैं जिंदा हूँ डिवोर्स की बात भी मत करना। मिस्टर फेंग कहते हैं पहले मेरा गिफ्ट देख लो। तभी एक प्रेग्नेंट लड़की आती है और मिस्टर फेंग उसके पास जाने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुम्हारी हॉस्पिटल रिपोर्ट देखी, तुम प्रेग्नेंट हो, क्यों छुपाया? डिवोर्स क्यों कर
रही हो? लड़की बोली, क्योंकि मिस्टर फेंग मुझसे प्यार नहीं करते। ग्रैंडपा ने पूछा, अगर प्यार नहीं करते तो तुम्हें प्रेग्नेंट कैसे कर दिया? मिस्टर फेंग को लड़की की रिपोर्ट दिखाई जाती है और कहा जाता है, ये नकली प्रेगनेंसी है, इसे यहाँ से निकाल दो। क्योंकि यान सच में प्रेग्नेंट है तो मिस्टर फेंग के इशारे पर लड़की चली जाती है। यान अपने आंसू पोंछती है और मिस्टर फेंग कहता है, तुम्हारा जो एक्सीडेंट था तब भी बेबी सुरक्षित है, तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो। यान रोने लगती है। ग्रैंडपा गंभीर होकर कहते हैं, अगर किसी ने इसे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मिस्टर फेंग यान को उठाते हैं पर पता चलता है कि वो बस नाटक कर रही थी। उसे बचाता है और पूछता है, हमारे बच्चे के बारे में सच में जानना चाहता हूँ कि वह कैसा दिखेगा। यान कहती है, डिलीवरी के बाद पता चलेगा। मिस्टर फेंग कहते हैं, क्या तुम सी हॉर्स हो, बिना कुछ किए प्रेग्नेंट हो गई? यान पूछती है, उस नकली लड़की के पेट में तुम्हारा बेबी था क्या? वह कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बच्चा या किसी और का। असली बात यह है कि तुम्हारे पेट में जो है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। यान कहती है, तुम्हारी कंपनी बुरी हालत में है, मैं उसमें हिस्सा लेकर परेशान हूँ। मिस्टर फेंग उसे पास बैठाते हैं और कहते हैं, मेरा मन है हमारे साथ एक और बच्चा कर लूं। यान कहती है, यह अभी ठीक नहीं होगा, ये अर्ली प्रेगनेंसी है। मिस्टर फेंग उसे टच करने लगते हैं, लेकिन यान कहती है, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पिता पर गई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हें टपकाना चाहती हूँ। फिर वो उसे धक्का दे देती है। ग्रैंडपा बाहर आकर बताते हैं, मैं पार्टी कर रहा हूँ ताकि परिवार के सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बताऊं कि हमारा परिवार अब नए वारिस का इंतजार कर रहा है। यान सोचती है कि उसके डैड का उसकी मॉम से अफेयर था, इसलिए ये सब उसे नापसंद है। मॉम पूछती है, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हारा एक्सीडेंट था। यान कहती है कि अब वह ठीक है। मॉम सलाह देती है कि अगर सच में मिस्टर फेंग के बच्चे से हो तो उससे अच्छी जिंदगी जियो और लड़ाई झगड़ा कम करो। पार्टी में ग्रैंडपा खुश होकर कहते हैं, मैं जल्द ही ग्रेट ग्रैंडपा बनने वाला हूँ। यान ट्विंस प्रेग्नेंट है। मिस्टर फेंग सबके सामने यान का हाथ पकड़ते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने खास तौर पर वकील बुलाया है ताकि जो ग्रुप के 10% शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर सकूं और बेबी के जन्म के बाद 20% और ट्रांसफर करूंगा। यान जरा चिढ़कर कहती है, नहीं, मैं ये हिस्सा नहीं लूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम हमारी फेंग फैमिली की मेंबर हो, तुम्हारा पूरा हक है। यान कहती है, मिस्टर फेंग को गुस्सा मत दिलाना। ग्रैंडपा बोलते हैं कि हिम्मत दिखानी होगी। वो हाथ पकड़कर मुस्कुराती है, पर वो दांत निकाल रहा था और सोचती है, इसे हंसते देखकर मुझे नर्वस क्यों हो रहा है। तभी चांग भागता हुआ आता है, लेकिन दोस्त उसे रोकती है। चांग सबके सामने कहता है, क्या तुम मेरे बच्चे को मिस्टर फेंग का नाम दोगी? सब हैरान है। मिस्टर फेंग कान में कहते हैं, क्या सोचती हो कि खेल सिर्फ तुम्हें आता है? और पूछते हैं, चांग क्या कह रहा है? ये तुम्हारा दोस्त है ना कि कुछ और? यान सोचती है कि उसने अपने दोस्त से झूठ बोलवा लिया। वो गुस्से में कहती है, चांग मजाक बंद करो, लोग गलतफहमी में पड़ेंगे। सब बातें करने लगते हैं कि फेंग फैमिली की बहू ऐसी निकली। मिस्टर फेंग को लगता था कि ये सब नाटक है, पर शांग की बहन कहती है, मेरे भाई और यान के बीच कोई रिश्ता नहीं, हम बचपन से भाई बहन की तरह हैं। मिस्टर फेंग की फैमिली को धमकी मिली थी, इसलिए भाई नाटक कर रहा था। यान फिर नाटक में आंसू गिराती है और सोचती है, तुम क्या सोचते हो, सिर्फ तुम स्मार्ट हो, मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। ग्रैंडपा गुस्सा होकर कहते हैं, टेम्पल जाकर माफी मांगो। मिस्टर फेंग कुछ बोलते, पर यान जुबान दिखा के चिढ़ा रही थी, इसलिए मजबूरन जाना पड़ा। चांग बाहर आकर यान से कहता है, मैं मानता हूँ कि मिस्टर फेंग ने धमकी दी थी, लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। यान कहती है, हमें पता है कि हम भाई बहन की तरह बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता। चांग कहता है, पर मिस्टर फेंग और तुम्हारी तो खूब फाइट चल रही है। वो बोलती है, भले ही हमारी लड़ाई हो, लेकिन तुम इसमें मत पड़ो। चांग के जाने के बाद उसकी फ्रेंड माफी मांगती है, तुम्हें पता है मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है। वो कहती है, पता है, लेकिन गलत बात गलत ही है, चलो तुम जाकर उसे संभाल लो। वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा यान को देखकर कहते हैं, वो कितनी अच्छी बीवी है, इतना कुछ होने के बाद भी अपने पति का ख्याल रख रही है। बटलर बोलता है, जैसे ही यंग लेडी की डिलीवरी हो जाए तो बच्चों को देखकर मिस्टर फेंग का दिल भी पिघल जाएगा। फिर मिस्टर फेंग टेम्पल में घुटनों पर था और कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि ग्रैंडपा ने सजा दे रखी है। यान खाना लेकर आती है। घुटनों पर बैठे बैठे भूख लग रही होगी ना, चलो थोड़ा खा लो, देखो तुम्हारे पेट से गुड़ गुड़ की आवाजें आ रही हैं। नखरे मत करो, मैंने इसमें जहर नहीं डाला। मिस्टर फेंग जैसे ही खोलकर देखता है, पॉट खाली था। यान हंसने लगती है, देखा मैंने झूठ नहीं बोला, सच में जहर नहीं डाला। वो उसके साथ मजे ले रही थी। तभी मिस्टर फेंग गुस्से में उसे पकड़ लेता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नर्वस हो रही हो, डर रही हो या शर्मा रही हो? वो कहती है, सारे पूर्वज हमें देख रहे हैं। मिस्टर फेंग बोलता है, मैं लड़कियों को मारता नहीं, बस अपनी बीवी के साथ मेकआउट करना है। वो कहती है, तुमने तो कहा था शादी के बाद किस तक नहीं करोगे। मिस्टर फेंग कहता है, अभी तो मुझे इतनी भूख लगी है कि बुरा लगे तो भी उल्टी नहीं कर पाऊंगा। और उसके गाल पर किस
किस कर लेता है। फिर उसके शोल्डर से कपड़े हटाते हुए कहता है, पूर्वजों ने लंबे समय से ऐसा नजारा नहीं देखा होगा, आज उनकी आंखें खोल दूंगा। यान को वहीं गिराकर जबरदस्ती किस करने लगता है। यान रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। आखिरकार वो पॉट उठाकर उसके सिर पर मार देती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। यान जल्दी से कपड़े ठीक करके भाग जाती है। यान डरते हुए अपने कमरे में बैठती है, पानी पीने लगती है। तभी फ्रेंड का कॉल आता है। मेरे भाई शांग की तरफ से माफी मांगती हूँ, कहीं मिस्टर फेंग हमारी फैमिली के खिलाफ कुछ न कर दे। लेकिन यान का ध्यान ही नहीं, वो तो अभी भी सोच रही है कि मिस्टर फेंग को ठोक कर आई है। वो डर रही है। फिर फ्लैशबैक खत्म होने पर वो उसी जगह वापस आती है। मिस्टर फेंग अभी भी बेहोश पड़ा था। यान लात मारकर देखती है, उठो, नाटक बंद करो। लेकिन उसके सिर के पीछे चोट लगी देखकर जल्दी से उसे उठाती है, गोद में बिठाकर सहारा देती है। जैसे ही मिस्टर फेंग की आंखें खुलती हैं, वो यान को पकड़कर नीचे गिरा देता है और खुद ऊपर चढ़ जाता है। यान कहती है, तुम अभी तक टपके नहीं, मैं तो तुम्हें दबाने वाली थी। मिस्टर फेंग कहता है, कब्र में जाने से पहले तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, और चिपकने लगता है। यान रोक रही है लेकिन वो रुकता नहीं। चोट की वजह से वो फिर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, चिंता मत करो, थोड़ी चोट है, बस हेयर कट कराना पड़ेगा। यान कहती है, उल्टा सीधा काट दो। मिस्टर फेंग उठता है और चिल्लाता है, खबरदार मेरे बालों को छुआ तो, वरना तुम्हारा टिकट कट जाएगा। सामान लो और निकल लो। डॉक्टर भाग जाता है। यान सीजर निकालती है, चलो मैं तुम्हारा हेयर कट कर दूं। मिस्टर फेंग दूर हटता है, पास मत आना। वो कहती है, करूंगी ही, और करीब आती है। वो उसे दूर धकेलता है, सोचता है कि ये सच में गंजा कर देगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फेंग शराब पीते हुए सोती यान को देख रहा था। शराब की महक से वो जागने लगती है। मिस्टर फेंग जानबूझकर ढेर सारा स्मोक अंदर खींचता है और उसके मुंह पर फूंकता है। यान कहती है, शर्म की कोई चीज नहीं, सुबह सुबह शराब पी रहे हो और ऊपर से इतना धुआं, ताकि मैं सो न पाऊं। मिस्टर फेंग कहता है, तुम भी तो सोते वक्त कितनी आवाजें करती हो, दांत चलाती रहती हो, रात भर डकारें लेती हो, कौन तुम्हें सोते देखना चाहेगा। वो पूछती है, तुम कब आए। वो कहता है, सिर की चोट से रात भर सो नहीं पाया। यान बोलती है, अच्छा, मुझे सोते देखकर आराम मिल रहा है। वो खुद को कवर करने लगती है। मिस्टर फेंग कहता है, तुम रात भर कितने पोजीशंस में रही, मैंने तब कुछ नहीं किया, अब नौटंकी क्यों। यान कहती है, तुमने सोते हुए का फायदा नहीं उठाया, लेकिन पहले जबरदस्ती चिपक रहे थे, मैं खुद हैरान हूँ। मिस्टर फेंग बताता है कि उसके पास दो अच्छी खबरें हैं। पूछता है कि कौन सी सुननी है आपको। एक ये कि आपका व्हाइट मून लाइट वापस आ गया है, और दूसरी ऐसी जो शायद आप सुनना नहीं चाहें। जब वो नजरें घुमा के देखती है तो मिस्टर फेंग आराम से उसके पास बैठकर कहता है, आपका व्हाइट मून लाइट शादी कर रहा है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वो मजाक में कहता है, जैसे किस करने से आपका मुंह सूज गया हो। तो गुस्से में वह उसके हाथ काट लेती है, जिससे वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत दर्द होता है। जब वो उसे तंग करती रहती है, उसने इतना तेज काटा कि निशान भी पड़ गया। फिर वो कहता है कि तुम्हारे व्हाइट मून लाइट ने तुम्हें अपनी शादी में आमंत्रित तक नहीं किया, तो फिर गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो। वो जवाब देती है कि यहाँ से उठो। मिस्टर फेंग बोलता है कि वह नहीं चाहता है। उस पर गुस्से में उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। मिस्टर फेंग उठकर ठंडे अंदाज में बाहर निकलता है, गाना गुनगुनाते हुए, लेकिन सच में उसका हाथ दर्द कर रहा होता है। बाहर निकलते ही वो अपना हाथ पकड़ लेता है। इस बीच यान सोच में पड़ जाती है और हम पीछे जाकर देखते हैं कि डिंग उसे बता रहा था कि वह इंग्लैंड जा रहा है क्योंकि उसकी शादी मिस्टर फेंग से होने वाली है और पूरे शहर ने ये बात जान ली है। यान कहती है कि उसने वो अरेंज मैरिज पहले ही तोड़ दी थी, मगर डिंग उससे ब्रेकअप कर चुका था। दूर से मिस्टर फेंग ये सब देख रहा होता है। मिस्टर फेंग कॉल करता है और कहता है कि कुछ दिन तक उसकी वाइफ पर नजर रखो और उसके धोखा देने के सबूत इकट्ठा करो। यान अपने मन में डिंग की शादी की तस्वीरें देख रही होती है और सोच में डूब जाती है। पहले उसने अपनी माँ से कहा था कि वह मिस्टर फेंग से अरेंज मैरिज नहीं करेगी क्योंकि उनकी फैमिली का रिश्ता बहुत अजीब था और ये सब कितना झेलना होगा। माँ कहती है कि बीती बातें भूल जाओ और वैसे भी तुम्हारी मिस्टर फेंग से पहले ही सगाई हो चुकी है। यान जवाब देती है कि वह सब बड़े बुजुर्गों ने कहा था, उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वह तो मानती है कि फेंग फैमिली वाले उसकी एंटीक दुकान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो गुस्सा खाकर वो वहाँ से चली गई थी। बाद में उसने डिंग को कहा था कि चलो इंग्लैंड चलते हैं, लेकिन डिंग मनाकर चला गया था। यान उदास खड़ी थी, तब मिस्टर फेंग आता है, उसके कंधे को छूता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर उसकी वाइफ अपने एक्स का वेडिंग अटेंड करने आई है तो वह क्यों नहीं आएगा। वहाँ डिंग भी है और मिस्टर फेंग उसे अपनी दुल्हन से मिलवाता है। तो शुभकामना देते हुए वह शादी में चलती है, लेकिन मिस्टर फेंग रोकता है और कहता है कि शादी में आए हैं तो शराब पी बिना नहीं जाएंगे। यान कहती है कि हमें इनवाइट नहीं किया गया तो हम कैसे पी सकते हैं। तभी एक लड़की आती है और पूछती है कि क्या तुम भी डिंग
की शादी में आई हो और ये तुम्हारा पति मिस्टर फेंग है। उसने सुना था कि तुम पहले डिंग को रिजेक्ट कर चुकी हो क्योंकि तुम्हारा पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत हैंडसम भी। लड़की उसे अंदर बुलाती है और मिस्टर फेंग भी खींच के ले जाता है। अगले सीन में डिंग की शादी चल रही होती है। यान को याद आता है कि डिंग ने भविष्य में उससे शादी करने को कहा था। मिस्टर फेंग उसकी आंखों के सामने हैंकी निकाल कर देता है कि आंसू पोंछ लो, क्योंकि अगर कोई भी प्रेस वाला फोटो ले ले तो लोग कहेंगे मिस फेंग अपनी एक्स की शादी में रो रही थी। यान हंसकर कहती है कि तुमने हैंकी में जहर छिड़क दिया होगा। शादी में मिस्टर फेंग यान का हाथ पकड़ लेता है और वो छोड़ना चाहती है, लेकिन वह कस के पकड़ता है। फिर जब डिंग अपनी दुल्हन को किस करने वाला होता है तो यान उठकर जाने लगती है, मगर मिस्टर फेंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। कहता है कहाँ जा रही हो, पूरा सीन देखो। क्या अभी भी डिंग को पसंद करती हो? जाओ और उसे बता दो, शायद वो वापस आ जाए। नहीं बोली तो मैं हमेशा तुम्हारे सामने रहूंगा। और गाना गुनगुनाते हुए चला जाता है। यान वहीं अकेली बैठकर रोती है। सब शादी में चले जाते हैं। तभी एक आदमी आकर बदतमीजी करता है जिसे वो रोकती है। अचानक मिस्टर फेंग आकर उस आदमी को मारकर भगा देता है। यान उठती है और कहती है क्या तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मिस्टर फेंग कहता है कि तुम किसी और के लिए पी रही हो और शराब लेकर फेंक देता है। वो लड़ाई से बचते हुए कहती है कि अब तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना। फिर एक प्रेस वाले वहाँ से फोटो खींचते हैं और यान जोर से चिल्लाती है कि पास आओ और ले लो फोटो। मिस्टर फेंग उसका पर्स उठाकर ले जाता है और घर चलने को कहता है, पर वह हंसती है और कहती है कि तुम्हारा ये सब दिखावा बेकार है। पहले वाले फोटो तो सब जगह फैल गए हैं। तुम क्या करोगे? सबको बताओगे कि मैंने अपने एक्स की शादी उड़ाई, या दादाजी को ले जाकर दिखाओगी कि मैं कितनी धोखेबाज हूँ? मुझे तलाक दोगे, या मीडिया वालों को बुलाकर कहोगी कि मैंने शादी पैसे के लिए की थी और फिर धोखा दिया? मिस्टर फेंग गुस्से में उसे दीवार पर टिकाकर किस करने लगता है। यान गुस्से में कहती है अब क्या तुम मुझसे जबरदस्ती करोगे और फिर फोटो खींचकर डिंग को दिखाओगे? तो फिर कैमरा कहाँ है? मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मिस्टर फेंग गुस्से में उसे पकड़कर किस करने लगता है, लेकिन यान धक्के देकर खुद को बचाती है। फिर भी वह उसकी गर्दन पकड़कर फिर से किस करने लगता है। आकर के उसने गुस्सा में उसकी गर्दन काट ली, मगर वह हार नहीं मानता। दूसरा बार भी पकड़कर किस करता है। अब यान भी उससे कसकर चिपक जाती है। धीरे धीरे वह उसे बेड पर ले जाता है और दोनों वहीं एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। मिस्टर फेंग ब्लेजर उतारकर उसकी गर्दन पर प्यार से किस करता है। फिर दोनों साथ में एक रात बिताते हैं। सोते हुए यान के पास मिस्टर फेंग बार बार उसे छूकर परेशान करता है। यान बोली सी नींद में पलटी तो उसका हाथ उसकी छाती पर रहता है। तभी उसे होश आता है कि ये वह कहाँ छू रही है। वह उठकर हैरानी से दूर हो जाती है, मगर मिस्टर फेंग उसे पकड़कर अपनी गोद में ले आता है और कहता है हम तो शादीशुदा हैं, फिर तुम ऐसे क्यों दिखावा करती हो जैसे हम किसी अफेयर में हैं। यान जल्दी से कंबल के अंदर झांक कर देखती है और वहीं गिर पड़ती है। मिस्टर फेंग हंसते हुए कहता है तुम रात को बहुत जंगली हो गई हो, अपनी प्रेगनेंसी का डर भी है क्या? यान हंसते हुए कहती है ग्रैंडपा को जाओ और बता दो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हाँ, मैंने झूठ बोला था। मिस्टर फेंग मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, जल्दी ही प्रेगनेंसी होगी। यान पूछती है तुमने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर किया था ना? मिस्टर फेंग कहता है प्रोटेक्शन भी लीक हो सकता है। यान जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर पैकेट देखती है, सब के सब फट चुके होते हैं। वह चिल्ला उठती है तुमने जानबूझकर पैकेट फाड़े। वो गुस्सा होकर उसे मारने लगती है। क्या तुम पागल हो? मिस्टर फेंग जवाब देता है मैंने ये परिवार की अगली पीढ़ी बढ़ाने के लिए किया है, इसलिए मुझे क्यों मार रही हो? यान गुस्से से उठकर भागने लगती है, लेकिन मिस्टर फेंग पहले ही उसका रास्ता रोक लेता है और पूछता है लगे क्या? तुम मेडिकल स्टोर जा रही हो दवाइयाँ लेने? यान जवाब देती है होम डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है, और उसके मुंह पर गेट बंद कर देती है। मिस्टर फेंग लॉक लगा देता है और कहता है पर तुम्हारे पास फोन भी नहीं है तो ऑर्डर कैसे करोगी? यान गेट खोलने की कोशिश करती है तो वह कहता है अब मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं बंद रखूंगा, फिर देखना कैसे प्रेगनेंसी बचाती हो। यान चिल्लाते हुए कहती है तुरंत गेट खोलो, पागल हो? वह गुस्से में गेट पर लात मारती है, लेकिन दर्द की वजह से लंगड़ाती हुई अंदर चली जाती है। वहीं उसे टेलीफोन दिखाई देता है। वह उससे फोन करने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर फेंग है जो कहता है क्या मदद चाहिए? वह गुस्से में फोन रख देती है। फिर वह दोबारा कॉल करता है, बताना भूल गया, वॉशरूम में फोन रखना खतरनाक होता है। यान गुस्से में चिल्ला पड़ती है। फिर वो दीवार पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। झांक कर
कहती है, यहाँ चोर है, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। वह जानबूझकर एक्टिंग करती है जैसे उसे चोट लगी हो और कोई हमला कर रहा हो। बाहर जाकर वह सामान इधर उधर फैला देती है। जब मेड्स वहाँ आती हैं तो उसे कोई नहीं दिखता। यान कहती है, लगता है चोर भाग गया, जल्दी साफ कर डालो, और लड़ाई करती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर दोस्त को बताती है कि फेंग ग्रुप में मिस्टर फेंग अकेले वारिस नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपनी जवानी में बाहर खूब मस्ती की थी, जिसके एक लेजेंड बच्चे की मौत हो गई, लेकिन उसका बेटा गुओ अभी जी रहा है। गुओ की शादी हो चुकी है और वे बच्चे की योजना बना रहे हैं। तुम्हें पता होगा कि बूढ़ा आदमी अपने ग्रेट ग्रैंडसन के लिए पागल है। अगर ग्रेट ग्रैंडसन आ गया तो उन्हें 30% शेयर मिलेंगे। मिस्टर फेंग उनकी बातें सुनकर आता है और कहता है, तुम्हारे एंटीक शॉप में अगले हफ्ते ऑप्शन है, चलो मेरे साथ सहयोग करो। यान मना करती है और हाथ छुड़ाती है, लेकिन मिस्टर फेंग नहीं छोड़ता। तभी दादाजी आ जाते हैं और सब एक साथ हो जाते हैं। दादाजी कहते हैं, सुना है कल रात यान बहुत डरी हुई थी, तुम ध्यान रखना। अगले सीन में मिस्टर फेंग यान को बताता है, तुम प्रेग्नेंट हुई तो कंपनी के 10% शेयर तुम्हें मिलेंगे और बच्चे के जन्म के बाद 5%। यान कहती है, फेंग परिवार में ग्रेट ग्रैंडसन को 10% और उसके माता पिता को 20% मिलेंगे। फिर ये सब तुम अपने पास रखने वाले हो? वह अपनी बेबी बम्प को सहलाती है, फिर वह पर्स लेकर चली जाती है। घर आकर देखती है कि उसकी माँ सफाई कर रही है, उसे रोकने लगती है। फिर माँ को बताती है कि उसने सुना है कि हमारे जेट की नकली कॉपी 50,000 रुपए में बिक गई है। माँ दंग रह जाती है, 50,000 रुपए में बिक गई है। माँ दंग रह जाती है, नकली वाली इतनी महंगी बिक गई तो असली का क्या होगा? यान कहती है, अगले हफ्ते मैं असली बेचने वाली हूँ। मॉम कहती है, बेचो मत, तुम्हारे पापा कभी न कभी तो लौट आएंगे। वो तो पिछले 10 साल से अपनी मिस्ट्रेस के साथ जी रहे हैं। जब तक उनके सारे पैसे खत्म न हो जाए वो बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। मुझे समझ नहीं आता, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम उनके बारे में कैसे सोच सकती हो? मॉम बोलती है, मुझे नहीं पता, बस अच्छी अच्छी बातें ही याद आती हैं। फिर कहती हैं, इस दुनिया में फीलिंग्स सबसे बेकार चीज है, इनसे तो लोग हमेशा हार जाते हैं। अगले सीन में ग्रैंडपा मिस्टर फेंग को अपने छोटे पोते जुओ से मिलवाते हैं। कहते हैं, तुम दोनों भाई पहली बार मिल रहे हो। जुओ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन मिस्टर फेंग उसे नजरअंदाज कर चला जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, दिल पे मत लेना, वो थोड़ा सा रूखा सा है ही। फिर यान उसके पास 2 ग्लास वाइन लेकर आती है, लेकिन वो दोनों ग्लास की वाइन अपने ग्लास में उड़ेल लेता है और बोलता है, 30% शेयर्स उसी को मिलेंगे जिसका पहले बेबी होगा। चलो लाइट बंद करके काम शुरू करते हैं। मेड आकर बताती है कि ग्रैंडपा नीचे बुला रहे हैं। दोनों लविंग कपल की तरह हाथ पकड़ लेते हैं। मिस्टर फेंग उसके हाथ पर किस कर लेता है और उसे नीचे ले जाता है। जुओ ग्रैंडपा को ड्रिंक सर्व करता है और मिस्टर फेंग से कहता है, ग्रैंडपा से सुना है कि तुम मुझसे 1 साल छोटे हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे भाई हो। वो उसे वाइन सर्व करने लगता है, लेकिन मिस्टर फेंग अपनी बुक में ही खोया रहता है, उसे इग्नोर कर देता है। ग्रैंडपा कहते हैं, छोटे भाई को बड़े भाई को सर्व करना चाहिए। मिस्टर फेंग का ध्यान फिर भी न डाइवर्शन होता। ग्रैंडपा उसे धीरे से धक्का देते हैं। जुओ ग्रैंडपा से कहता है, बचपन से सबके पास दादा दादी का प्यार होता था, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम्हारे पापा जल्दी चले गए थे इस दुनिया से, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें पहले ढूंढा नहीं। जुओ कहता है, अब भी देर नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ रहना है। उसकी वाइफ उसे खींचने लगती है। वो बोलता है, मैं घर नहीं जाऊंगा। ग्रैंडपा कहते हैं, ऐसा करो, मिस्टर फेंग और यान वाले बेडरूम में सो जाओ। यान सुनकर सोचती है, अब हमारा क्या होगा? रात में मिस्टर फेंग आता है। यान बुक पढ़ रही होती है। वो कहता है, तुम्हें क्या भूत सवार हो गया है जो आधी रात को बड़बड़ा रही हो? यान बताती है, दूसरा रूम जुओ और उसकी वाइफ ने बुक कर लिया है। पहले रूम ले लिया, अब प्रेसिडेंट की पोजीशन भी छीन लेगा क्या? मिस्टर फेंग उसका सिर पकड़ता है और कहता है, हमें तो आज रात बेबी बनाना था ना। वो करीब आकर किस करने लगता है। यान चिल्लाती है, भागो यहाँ से। तभी मिस्टर फेंग गेट के पीछे जुओ को खड़ा देख लेता है। वो उठता है, गेट पर लात मारता है और चिल्लाता है, यहाँ कॉकरोच क्यों घुस आया? बार बार गेट पीटता रहता है जो जुओ के मुंह पर लग रहा। यान हंसने लगती है। मिस्टर फेंग वापस आता है, जुओ भाग जाता है। यान कहती है, तुम कितने क्रूर हो, लेकिन वो उसे कंधे पे उठा लेता है और बोलता है, अभी तो और क्रूर बनूंगा। फिर उसे बेड पर पटक देता है। अगले दिन मिस्टर फेंग कंपनी आता है तो जुओ पहले से वहाँ हाथ फैलाए वेलकम कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर फेंग उसे इग्नोर कर सोफे पर बैठ जाता है। जुओ कहता है, सीईओ का ऑफिस तो कितना शानदार है, इतना लग्जरी, क्या असिस्टेंट इन लॉ सच में प्रेग्नेंट है? ग्रैंडपा से झूठ बोलोगे? मिस्टर फेंग बिना सुने मीटिंग
मीटिंग में चला जाता है। फिर ग्रैंडपा मीटिंग में जुओ को इंट्रोड्यूस करते हैं। वहाँ भी जुओ हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाता है, लेकिन मिस्टर फेंग नजरअंदाज कर देता है। सुबह दोनों आते हैं तो देखते हैं जुओ और उसकी वाइफ वहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने इन्हें कुछ दिनों के लिए घर पर रख लिया है। जुओ की वाइफ को उल्टी होने लगती है। जुओ बोलता है ग्रैंडपा मेरी वाइफ प्रेग्नेंट, आपको जल्दी ग्रेट ग्रैंड किड्स मिलने वाले हैं। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और चेकअप कराने को कहते हैं। जुओ फिर कहता है मिस्टर फेंग की वाइफ भी तो प्रेग्नेंट है। ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ, तुम दोनों साथ चेकअप करा लो। फिर यान और जुओ की वाइफ हॉस्पिटल जाती है। जुओ की वाइफ कहती है मैंने तुम्हारा फॉर्म भी भर दिया, प्रेगनेंसी चेकअप करा लो। यान समझ जाती है उसका इरादा क्या है। रिपोर्ट्स आती हैं। जुओ की वाइफ यान की रिपोर्ट देखकर दंग रह जाती है। तभी मिस्टर फेंग और जुओ भी आ जाते हैं। यान जुओ को कांग्रेचुलेट करती है, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। जुओ मिस्टर फेंग से पूछता है तुम्हारी वाइफ की रिपोर्ट कहाँ है। मिस्टर फेंग पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर दिखाता है और कहता है मेरी वाइफ ट्विंस से प्रेग्नेंट है। दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं, क्योंकि जुओ का पूरा प्लान फेल हो गया। मिस्टर फेंग कहता है अब तो मुझे अपनी वाइफ का ख्याल रखना पड़ेगा। वो यान को पकड़कर ले जाता है। जुओ अपनी वाइफ से पूछता है तुमने ध्यान से देखा था ना। वो कहती है हाँ, जब यान का अल्ट्रासाउंड हो रहा था मैं वहीं खड़ी थी। जुओ बोलता है पहले इन्फ्लेशन निकालने वाली रिपोर्ट में तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी, अब कैसे हो गई। मिस्टर फेंग यान से पूछता है अच्छा, मैंने पहले ही डॉक्टर अरेंज करवा दिया था। तुम्हारा चेकअप करने वाली डॉक्टर मेल थी या फीमेल। यान बताती है फीमेल डॉक्टर थी। मिस्टर फेंग हैरान हो जाता है तो डॉक्टर लू ने तुम्हारा चेकअप नहीं किया। दोनों एकदम चौंक जाते हैं। मिस्टर फेंग यान की तरफ घूरने लगता है। यान उसे प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है। वो कहता है तुम सच में प्रेग्नेंट हो। यान हंसकर बोलती है और क्या, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी। तुम्हारे हाथ में जो टेस्ट है वो भी मेरा ही है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी मेरी ही है। चलो डील फाइनल कर लेते हैं। मिस्टर फेंग कहता है मैं तुम्हें 5 साल तक कंपनी के 10% शेयर्स दूंगा। यान मानने को तैयार नहीं। वो बोलता है ठीक है 20% दूंगा, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग खत्म होने के बाद ही डिवोर्स होगा। पहले तो दोनों में झगड़ा होता है, फिर डील हो जाती है। ग्रैंडपा को रिपोर्ट दिखाते हैं कि ट्विंस प्रेग्नेंट है। ग्रैंडपा खुश होकर नाम सजेस्ट करने लगते हैं और व्हाइट जेड रूई गिफ्ट कर देते हैं। रात में यान उसे देख रही होती है। मिस्टर फेंग कहता है फाइनली वो चीज मिल गई जो तुम्हें चाहिए थी। यान बोलती है क्यों, तुम जलन महसूस कर रहे हो। मिस्टर फेंग भी उसे घूरता है, लेकिन यान साइड रख देती है। वो कहता है तुम कौन सी मेरे बिना अकेले बेबी बना लेती। यान जवाब देती है तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं। तुम दोनों जेड रूई दिखाकर डैड को यहाँ बुलाना चाहते हो। मिस्टर फेंग पूछता है क्यों, तुम्हें अपने डैड से मिलना नहीं। यान अपने बचपन का सीन याद करती है जब उसके डैड मॉम को छोड़कर जा रहे थे। वो और मॉम रोक रहे थे, लेकिन डैड फिर भी चले गए। तब से कोई बच्चा उसके साथ खेलता नहीं था। सब कहते इसका डैड मिस्टर फेंग की मॉम को भगा ले गया। यान कहती है जिसने अपनी वाइफ और बेटी को छोड़ दिया, मैं उसे क्यों देखूंगी। मिस्टर फेंग भी बचपन याद करता है। उसकी मॉम आधी रात को जा रही थी। वो पूछता मॉम आप कहाँ जा रही हो, आपका और अंकल का अफेयर चल रहा है ना। मॉम चुप करा रही थी, लेकिन यान के डैड ने उसे धक्का देकर मॉम को खींच लिया। यान कहती है जब वो तुम्हें देखे तो टपका देना उसे। यान जेड रूई देख रही थी। तभी मॉम आकर कहती है ये मिस्टर फेंग के ग्रैंडपा ने दिया है। यान याद करती है ग्रैंडपा ने कहा था यान की शादी फेंग फैमिली में होगी, इसलिए एडवांस में ये जेड रूई दे रहा हूँ। मॉम बोलती है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे घर वाला। अब दोनों का पेयर बन गया। यान मॉम से ले लेती है। मॉम पूछती है तुम इन्हें बेचोगी क्या। यान कहती है हमें एंटीक शॉप चलाने के लिए पैसे चाहिए। मॉम कहती है एग्जीबिशन रख लो, लेकिन बेचो मत। यान उसे लॉकर में बंद कर पासवर्ड लगा देती है। अगले सीन में यान ने ऑक्शन लगवा दिया। फ्रेंड पूछती है सच में दोनों जेड रूई बेचोगी। यान कहती है अगर न बेचूंगी तो इतने लोग कैसे आते। फ्रेंड बोलती है अगर तुम्हारे डैड आ गए तो। मिस्टर फेंग उनसे कितनी नफरत करता है, आखिर उन्होंने उसकी मॉम को भगा लिया था। यान सोचने लगती है। हम पास्ट सीन देखते हैं, उनकी शादी हो रही थी। मिस्टर फेंग ने यान का घूंघट उठाया और कहा सोचा नहीं था मेरी नई दुल्हन का चेहरा उसी जैसा होगा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। इसे देखते ही खून उबल जाता है। यान कहती है टपका दोगे तो भी मेरे डैड नहीं आएंगे, लेकिन बाहर अच्छे दूल्हा दुल्हन बन रहे थे। मिस्टर फेंग किस करने लगा, सच में तुम्हारा काम तमाम करना चाहता हूँ। यान फ्रेंड से कहती है तुम सिस्टर पर नजर रखना। तभी मिस्टर फेंग आता है, हाथों में ब्लैक ग्लव्स पहने। अभी तक ऑक्शन शुरू नहीं हुआ। यान बोलती है तुम बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। वो ग्लव्स से टच करने को करता है। यान हाथ हटा
लेती है। चिंता मत करो, मेरे डैड इतने बेवकूफ नहीं कि खुले में आए। फिर एंटीक आइटम्स की बोली लगने लगती है। आखिर में जेड रुई पेयर की, ये लवर्स के प्यार का सिंबल था। लोग मिलियंस में बोली लगाने लगे, लेकिन एक आदमी बोला ये जेड रुई पेयर फेक है। यान हैरान। ग्रैंडपा की बात याद आती है, ऑन एक्शन में कभी फेक न दिखाओ वरना शॉप की बेइज्जती। चेक करवाती है, सच में फेक निकला। यान ऑक्शन बंद कर चली जाती है। मिस्टर फेंग आकर हाथ पकड़ लेता है। ग्रैंडपा ने दिया जेड रुई रियल था, तुम ऑक्शन इसलिए करवा रही थी क्योंकि रिप्लेस कर दिया होगा। यान हाथ छुड़ा लेती है। मुझे भी नहीं पता ये फेक कैसे हो गया, मिस्टर फेंग बोलता है। मुझे तो लगता है वो असली वाला तुम्हारे पापा को ट्रांसफर कर दिया होगा। वो कहती है मैंने तो पिछले 10 साल से उन्हें देखा ही नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, जिंदा है या कहीं चले गए। मिस्टर फेंग हंसते हुए कहता है पक्का जिंदा ही होंगे, वरना वो तो कब की यहाँ वापस आ जाती। चलो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, जेड रुई मुझे वापस कर दो। बस तभी जुओ और उसकी वाइफ वहाँ पहुँच जाते हैं। मिस्टर फेंग उनका हाथ कपल वाले स्टाइल में पकड़ लेता है। जू बोलता है क्या ऑक्शन खत्म हो गया? लगता है हम थोड़े लेट हो गए। अरे हम तो जेड रुई को देखने आए थे, लेकिन अफसोस वो तो फेक निकला। ग्रैंडपा ने तुम्हें फेक कैसे दे दिया? अगर उन्हें पता चला तो कितना बुरा लगेगा ना मिस्टर फेंग। तभी मिस्टर फेंग और यान एक साथ अपने जूते चेक करते हैं और कहते हैं ओहो यहाँ कितनी गंदगी है, यही तो बदबू का राज है। वे हाथ पकड़े हुए स्टेयर से नीचे उतरते हैं, दोनों को साइड करके बीच से निकल जाते हैं। बाकी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हम पास्ट में चले जाते हैं। यान के ग्रैंडपा मिस्टर फेंग के ग्रैंडपा से कह रहे थे फ्यूचर में इन दोनों की शादी करा देंगे। अगर ये दोनों मिलकर एंटीक शॉप चलाएंगे तो कितना अच्छा होगा। मिस्टर फेंग गुस्से में कार चला रहा होता है। रास्ते में अचानक कार रोककर गेट खोलता है और बोलता है बाहर निकलो। वो पूछती है क्या मतलब? वो चिल्लाता है हमें पुलिस बुलानी होगी। वो कहती है पहले वेट तो करें। वो जवाब देता है हाँ, तब तक तो तुम्हारे पापा जेड को लेकर फरार हो जाएंगे। वो गुस्से से कार से बाहर निकलती है, लेकिन वो कार भगा ले जाता है। तभी यान को कॉल आता है कि मॉम की तबीयत बिगड़ गई है। वो जल्दी से वेट करने लगती है कोई टैक्सी आएगी, लेकिन मिस्टर फेंग कार लेकर वापस आ जाता है। वो मुंह फुलाकर कार में बैठ जाती है और कहती है थैंक यू। फिर पास्ट में दिखाते हैं बचपन में जब यान और मिस्टर फेंग की फैमिली मिलती थी, तब यान के डैड और मिस्टर फेंग की मॉम छुप छुप कर फ्लर्ट करने लगते थे। दोनों बच्चों ने वो सीन देख लिया था। यान अपनी मॉम के पास भाग कर आती है और पूछती है आप अचानक बेहोश कैसे हो गई? मॉम कहती है कुछ नहीं बेटी, मॉम ठीक है। मेड बताती है उन्होंने सही से खाना नहीं खाया था। यान कहती है आपने खाना क्यों नहीं खाया? चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ चेकअप के लिए। मॉम बोलती है नहीं बेटी, बस थोड़ी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। तभी मिस्टर फेंग आता है और अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर मॉम का चेकअप करके कहते हैं अब सब ठीक है। फिर दोनों डॉक्टर को वापस छोड़ने जाते हैं। यान उसे थैंक यू कहती है। मिस्टर फेंग बोलता है तुम्हारी वैली में तो मेरे बेबीज हैं। वो कहती है ठीक है, थैंक यू, वापस लेती हूँ। मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं, मैं उनके साथ रहूंगी। वो कहता है मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, क्या मुझे खाने पीने को इनवाइट नहीं करोगी? घर पर भी नहीं बुलाओगी? वो कहती है फेंग फैमिली का विला यहाँ से सिर्फ 20 मिनट दूर है। तभी ड्राइवर बोलता है बॉस आपकी कार खराब हो गई। मिस्टर फेंग कहता है देखो मेरी कार खराब हो गई, अब तो कोई चारा नहीं, मुझे तुम्हारे घर रुकना पड़ेगा। यान समझ जाती है ये सब उसका ड्रामा है। रात में मिस्टर फेंग चोरी छिपे कहीं जा रहा होता है। तभी यान आ जाती है। यान कहती है तुम तो सोने जा रहे थे ना, ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो? वो बोलता है पहली बार तुम्हारे घर रुक रहा हूँ ना, इसलिए अच्छे से तैयार हुआ हूँ। वो कहती है हाँ, ताकि कुछ मिल जाए और तुम उसे लेकर भाग जाओ। एक बात बताओ मिस्टर फेंग, तुम इतने स्मार्ट हो, क्या दिमाग काम नहीं करता कि अगर मेरे पास जेड रुई होता तो मैं उसे घर पर रखती? जाओ ढूंढ लो, मिल गया तो जो चाहो कर लेना उसके साथ, नहीं मिला तो कोई रिश्ता नहीं। वो अपनी वैली पर हाथ रख लेती है। वो कहता है ऐसा मत बोलो और खुद उसकी वैली पर हाथ रख देता है, ये मेरे भी बेबीज हैं। फिर जब यान अपनी मॉम के साथ जा रही होती है, तभी वो मिस्टर फेंग को किसी लड़की के साथ बातें करते देख लेती है। मिस्टर फेंग उसके साथ हंस हंस कर मस्ती कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। पहले तो इग्नोर करके जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वापस आकर मिस्टर फेंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है हस्बैंड तुम यहाँ? लड़की पूछती है ये कौन है? यान कहती है सॉरी, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, देखा मेरा हस्बैंड यहाँ है। मिस्टर फेंग बोलता है अगर मुझे पता ना होता तो लगता तुम मुझे फॉलो कर रही हो। ये कौन है? लड़की कहती है मैं मिस्टर फेंग की कॉलेज क्लासमेट हूँ। यान उसके साथ हैंडशेक करके कहती है तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवाओगे या मैं खुद कर लूँ? वो कहता है तुम बताओ मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँ मिसेज फेंग? लड़की बोलती है अच्छा
ये तुम्हारी वाइफ है? हम तो बस नॉर्मल कॉफी पी रहे थे। यान कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत मत समझो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जाने लगती है लेकिन मिस्टर फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी उस लड़की को कॉल आ जाता है, वो बाय कहकर चली जाती है। मिस्टर फेंग भी उसे बाय बोल देता है लेकिन यान उसे गुस्से से घूर रही होती है क्योंकि उसने लड़की को टच किया था। मिस्टर फेंग हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसे मत देखो जैसे कच्चा ही निगल जाओगी। अरे इतनी जल्दी जलन मत करो, बेबी की डिलीवरी के बाद मैं तुम्हें ही बेबी की मॉम बना दूंगा। यान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो उसे और चिढ़ाता है। गाना गाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर यान अपनी फ्रेंड से उस लड़की के बारे में चेक करवाती है। फ्रेंड बताती है, यान तुमने तो लगभग मुझे अपना प्राइवेट डिटेक्टिव बना रखा, कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में। वो लड़की लिन ने अपने हस्बैंड को चीट किया था। यान कहती है, कोई बात नहीं, टाइम पे पेमेंट मिल जाएगी। तभी डिंग वहाँ आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। यान उससे पूछती है, तुम्हारी वाइफ के बारे में बताओ। डिंग कहता है, वो ऑस्ट्रेलिया वापस चली गई। यान पूछती है, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? वो बोलता है, मैं यहाँ काम करता हूँ ना, अगर तुम शाम को फ्री हो तो डिनर साथ करेंगे। यान भी ओके बोल देती है। फ्रेंड उसे बता रही होती है कि मिस्टर फेंग और लिन कॉलेज टाइम में अच्छे दोस्त थे लेकिन लिन का ट्रांसफर हो गया था इसलिए साथ नहीं रह पाए। उसी टाइम यान लॉकर में सामान रख रही होती है। अचानक उसकी नजर नीचे गिरे पर्ल पर पड़ती है जो उसकी मॉम का था। उसे याद आता है कि मॉम ने लॉकर लॉक करते हुए कुछ देख लिया था। फिर यान डिंग के साथ डिनर के लिए पहुंचती है। डिंग बार बार उसे खाना सर्व कर रहा होता है। यान पूछती है, तुम्हारी वाइफ कब वापस आएगी? वो कहता है, हम दोनों अलग हो गए। तुम्हारी और मिस्टर फेंग की रिलेशनशिप कैसी चल रही है? यान कुछ बोलने वाली होती है तभी वो मिस्टर फेंग को वहाँ देख लेती है। मिस्टर फेंग भी उसे और लिन के साथ देख लेता है। यान मुंह फुला लेती है। डिंग बार बार यान को सर्व कर रहा होता है। मिस्टर फेंग को बर्दाश्त नहीं होता, वो उठकर आ जाता है। डिंग जैसे ही उठने लगता है मिस्टर फेंग उसे जोर से वापस बिठा देता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चीटिंग करते पकड़ने नहीं आया, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर आया हूँ। यान कहती है, अच्छा तुम भी यहाँ हो? मैंने ध्यान नहीं दिया। मिस्टर फेंग बोलता है, तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? और बार बार यान को घूरता रहता है। खाते खाते यान को बार बार उल्टी आने लगती है। वो उठकर वॉशरूम में भाग जाती है। उल्टी करके वापस आ रही होती है तभी मिस्टर फेंग आगे आ जाता है। यान कहती है, क्यों, अपनी फ्रेंड के साथ डिनर नहीं करना? मिस्टर फेंग पूछता है, ये डिंग वाला क्या सीन है? वो कहती है, वो मैरिड है, बीच में मत लाओ। उसे धक्का मारकर जाने लगती है लेकिन वो उसे पकड़कर खींच लेता है। यान कहती है, क्यों, तुम जलन कर रहे हो? वो उसका मुंह पकड़कर देखता है। ये तो एक्टिंग भी नहीं लग रही। मिस्टर फेंग गुस्से में उसे शीशे से सटा देता है। फेस टच करते हुए कहता है, दिन में किसी और लड़की के साथ देखा, शाम को एक्स लवर के साथ डिनर। याद रखो, मेरी बेबीज तुम्हारी वैली में है। यान बोलती है, क्या तुम इतने श्योर हो कि वो तुम्हारे ही हैं? मिस्टर फेंग कहता है, तो क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा चेकअप कराने हॉस्पिटल ले जाऊं? यान कहती है, मतलब तुम्हें अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। मिस्टर फेंग क्लोज होकर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है लेकिन वो फाइट बैक कर देती है। वो अचानक दूर हो जाता है। यान हंसते हुए कहती है, जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी है, तुम्हारी जलन समझ आती है। तभी दोनों देखते हैं कि डिंग वहाँ खड़ा सब देख रहा है। मिस्टर फेंग हंसता हुआ चला जाता है। यान भी मजे ले रही होती है। यान जाने लगती है तो डिंग कहता है, मैं और मेरी वाइफ डिवोर्स कर रहे हैं, या तो मैं उसे प्यार नहीं कर पाया या वो मुझे। क्यों ना तुम भी मिस्टर फेंग को डिवोर्स दो, हम दोनों दोबारा स्टार्ट करें। यान कहती है, तुम वैसे ही हो, ड्रिंक करके बकवास। डिंग बोलता है, आज ज्यादा नहीं पिया। तभी मिस्टर फेंग आता है। डिंग उसे देखकर भाग जाता है। यान कहती है, जाओ अपनी फ्रेंड के साथ डिनर करो। वो गुस्से से हाथ पकड़ता है, तुमने एक्स को क्यों नहीं बताया कि प्रेग्नेंट हो? यान कहती है, अच्छा तुम नजर रखे हुए थे? बहुत सारे जलन वाले सीन हो गए, अब बस। वो उसकी वैली पर हाथ रखता है। मैं तो अपनी बेबीज के साथ रहना चाहता हूँ लेकिन कोई उन्हें देख रहा होता है। कॉल आने पर मिस्टर फेंग फोन उठाता है। यान मारकर चली जाती है। हम देखते हैं कि जुओ और उसकी वाइफ उन पर नजर रखे हुए थे। फिर रात में जब यान कमरे में अकेली बैठी थी तभी जुओ की बीवी अंदर आकर बोली, तुम्हारा पति अभी तक घर नहीं लौटा। मैंने सुना है ना, जब बीवी प्रेग्नेंट होती है उसी वक्त पति सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। यान ने जवाब दिया, तो पहले जाकर अपने पति को संभालो। उसके जाने के बाद मिस्टर फेंग वहाँ पहुँचा और बोला, अब ये मत कहना कि तुम मेरी राह देख रही थी। यान ने कहा, अभी तो इस कमरे में बस हम दोनों हैं, अगर मैं तुम्हारी राह न देख रही होती तो किसकी देखती? असल में यान को पता चल चुका था कि मिस्टर फेंग ने डिंग के खिलाफ कुछ गलत किया है, इसलिए बोली, तुमने उसे बीच में क्यों घसीटा? उसकी कोई गलती नहीं है। मिस्टर फेंग ने कहा, शुक्र मनाओ, मैंने उसे ठीक से सबक नहीं सिखाया। वो गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन उसने हाथ पकड़ लिया। बोला, एक प्रेग्नेंट लड़की के लिए सही ये है कि फाइट करने की बजाय सोच लो। लगता है तुम्हें अपने एक्स लवर की फिक्र ज्यादा हो रही है। क्या वो बंदा तुम्हारे लिए इतना खास है? फिर
फिर उसका फोन छीनकर मैसेज चेक। अच्छा, तो वो शहर छोड़कर जा रहा है और तुम भी उसके पीछे पीछे चलोगी। मेरे बच्चों को साथ ले जाना ठीक नहीं, अब मेरी इजाजत की भी जरूरत नहीं। देखो, तुम 20% शेयर्स गंवा दोगी। पता है वो कितने पैसे के होते हैं? तभी डिंग का मैसेज आया, मैं शहर छोड़ रहा हूँ, चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। फ्लाइट रात 10 बजे की है। मिस्टर फेंग गुस्से से चिल्लाया, जाना है तो जाओ, और अगर इन बच्चों से तंग आ गई हो तो उनसे भी पीछा छुड़ा लो। हमारी डील खत्म। फोन फेंक कर चला गया। अगले सीन में मिस्टर फेंग किताब पढ़ रहा था। तभी लिन का फोन आया जो बोली, मैंने तुम्हारी बीवी को हॉस्पिटल में देखा, कहीं सर्जरी के लिए तो नहीं गई? बताया, यान के अकाउंट में ढेर सारे पैसे ट्रांसफर हुए हैं। लिन बोली, तुम उसे सर्जरी कराने से रोकोगे नहीं? मिस्टर फेंग ने कहा, कोई फायदा नहीं, उसने सब बेच दिया। लिन ने पूछा, मतलब वो सारे पैसे लेकर भाग गई? क्या वो पैसे इतना चाहती है कि बच्चों की भी परवाह न करे? मिस्टर फेंग बोला, और ऊपर से अपने लवर के साथ एक तीर से 2 निशाने। इधर जुओ को जब पता चला कि यान ने मिस्टर फेंग के बच्चों से सर्जरी करवा ली तो बहुत खुश हुआ। अगले सीन में यान लौट आई और मिस्टर फेंग सामने से आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर इग्नोर करके विपरीत दिशा में चले गए। सुबह ग्रैंडपा बोले, यान ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई, मेड को बोलो खाना उसके कमरे में भेज दो। वो प्रेग्नेंट है ना? मेड ने बताया। जब खाना देने गई तो उसके सब कपड़े गायब थे, कुछ भी नहीं मिला। जुओ खुशी से झूम रहा था और उसकी बीवी बोली, हाँ, मैंने भी यान को सूटकेस लेकर जाते देखा, उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चली गई। तभी जुओ का कॉल आया, सुनो, अभी मुझे बड़ा झटका लगा, खुद को संभालना। मेरे दोस्त ने हॉस्पिटल से फोन किया, यान ने सर्जरी करवा ली। ग्रैंडपा हैरान। फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाया। ग्रैंडपा ने मिस्टर फेंग से पूछा, ये सब क्या है? जुओ की बीवी बोली, सुना है उसका एक्स लवर वापस आ गया था कहीं। ग्रैंडपा चिल्लाए, ये क्या हो रहा है, बताओ। वो बोली, लगता है पुराने लवर के साथ भाग गई। ग्रैंडपा मिस्टर फेंग पर भड़क गए, जाकर उसे ढूंढ लाओ। जुओ और उसकी बीवी ग्रैंडपा के सामने अच्छे बनने का ड्रामा कर रहे थे, मिस्टर फेंग और यान को बदनाम कर रहे थे। मिस्टर फेंग आया तो ग्रैंडपा बोले, अभी तक नहीं ढूंढा? लेकिन मिस्टर फेंग बिल्कुल कूल लग रहा। थोड़ी देर बाद यान आ गई। ग्रैंडपा पूछे, कहाँ थी, क्या हुआ? बोली, मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, उनके पास रुकी थी। ग्रैंडपा ने सर्जरी के पेपर दिखाए। ये क्या सच है? यान बोली, हाँ, पैसे की तंगी थी, ऑक्शन में भारी नुकसान हुआ, ऑपरेशन के लिए जरूरी था। ग्रैंडपा बोले, पैसे चाहिए होते तो मुझसे मांग लेती, लेकिन बच्चों का इससे क्या वास्ता? जुओ और बीवी बात घुमाने लगे। तभी मिस्टर फेंग बीच में कूदा, मतलब कोई तुम्हें पैसे देकर बच्चों से छुटकारा दिलाने को बोला था, अभी भी उसका बचाव कर रही हो? कौन है वो? जुओ और बीवी बहाने बनाकर भागने लगे, लेकिन ग्रैंडपा ने रोक लिया। क्या इन्होंने ऐसा करने को कहा? तो यान हाँ कहती है और प्रूफ दिखाने के लिए अपना बैंक बैलेंस चेक कराती है, क्योंकि जुओ ने उसके अकाउंट में पैसे डाले थे। जुओ बोलता है, ये हमने अपने अकाउंट से नहीं भेजा, हमें कुछ पता ही नहीं। यान ग्रैंडपा को एक रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें जुओ की बीवी यान को मिस्टर फेंग के खिलाफ उकसा रही थी। अच्छा होगा तुम इन बच्चों से पीछा छुड़ा लो, पैसे हम दे देंगे। ग्रैंडपा उन पर बुरी तरह भड़क जाते हैं। फिर यान जुओ की बीवी से कहती है, तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, तो कल कॉफी क्यों पी रही थी? वो तो बच्चे के लिए नुकसानदायक होती है। असल में यान ने जुओ की बीवी को फोन पर बात करते सुना था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, बस नाटक कर रही है। ग्रैंडपा बोलते हैं, मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं है? वो मानने को तैयार नहीं थी। यान मेड को बुलाकर पूछती है, तुम्हें जुओ की बीवी के बाथरूम में सैनिटरी नैपकिन्स मिले थे ना? हर महीने पीरियड्स आते हैं, तो प्रेग्नेंट कैसे? मिस्टर फेंग चिल्लाता है, तुम दोनों ने मिलकर ग्रैंडपा को बेवकूफ बनाया। ग्रैंडपा गुस्से से चीखते हैं, निकल जाओ यहाँ से, और जुओ व बीवी को घर से भगा देते हैं। फिर ग्रैंडपा यान से कहते हैं, तुम अच्छी लड़की हो, मैंने गलती की, जबरदस्ती तुम्हारी मिस्टर फेंग से शादी करा दी, लगता है मेरी किस्मत में ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं। यान बोलती है, ग्रैंडपा ऐसा कुछ नहीं, बताओ आपको क्या लगता है मैंने किस तरह की सर्जरी करवाई? बच्चे एकदम सेफ हैं, मैंने उनसे छुटकारा नहीं पाया। ग्रैंडपा खुशी से झूम उठते हैं, सच में बच्चे ठीक। यान कहती है, भले पैसे की कमी होती भी तो ऐसी गंदी हरकत कभी न करती। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम्हें कभी पैसे की चिंता नहीं करनी, मिस्टर फेंग के पास ढेर पैसा है। और नालायक, तुम बैठे हो, इसे अंदर रेस्ट कराओ। वो यान का पर्स पकड़ाते हैं। मिस्टर फेंग पर्स लेता है और यान को गोद में उठाकर ले जाता है। फिर मिस्टर फेंग कहता है, तुम डिंग के साथ नहीं गई? क्या पैसे लव से ज्यादा जरूरी है? या पता चल गया कि डिंग को जुओ ने पैसे दिए थे? पास्ट फ्लैशबैक में डिंग यान से कहता है, चलो मेरे साथ भागो। वो बोलती है, तुम अकेले जाओ, अपनी बीवी के साथ खुश रहो। डिंग हैरान, ये क्या कह रही हो? तुमने तो बच्चे से छुटकारा पा लिया ना, अब चलो। यान पूछती है, किसने बताया कि मैंने सर्जरी करवाई? बताओ किसके साथ हो, मिस्टर फेंग के या जुओ के? बोलो वरना काम तमाम।
मॉम डिंग डर कर भाग जाता है। मिस्टर फेंग यान का हाथ पकड़कर कहता है, कल तुमने थप्पड़ मारा था, अब कंपनसेशन कैसे दोगी? उसे गले लगा लेता है, फिर गोद में बिठा लेता है। तुम जुओ को कंफ्यूज करना चाहती थी ना, इसलिए सामान ले गई। यान हंसती है, मैं जल्दी रिच बनूंगी, पुराना सामान नया कर लिया, फेंक दिया सब। मिस्टर फेंग क्रेडिट कार्ड निकाल कर देता है। पता है कितना मिस किया तुम्हें? यान उसकी गर्दन पकड़कर पूछती है। सच में कंट्रोल किया या कहीं फिसले? वो उसे किस कर लेता है, तुम्हारे सिवा कहाँ जाऊंगा? मिस्टर फेंग का फोन बजता है। यान की फ्रेंड कॉल पर कहती है, सच में ब्रांड न्यू कपड़े दे रही हो? यान बोलती है, पसंद ना आए तो फेंक दो। फ्रेंड कहती है, कल सूटकेस दे दिए, लगा तुम भाग रही हो। वैसे सच में फेंग फैमिली के बच्चे जन्म दोगी? लगता है मिस्टर फेंग का डॉक्टर लिन से अफेयर है। यान कहती है, मिस्टर फेंग ने लिन को ही बच्चों की मॉम ढूंढा है। फ्रेंड शॉक, तुम्हारे बच्चे और किसी और को? यान हंसती है, डील है ना, रियल वेडिंग थोड़े। रात में यान सो रही है, देखती है मिस्टर फेंग को बुरा सपना आ रहा। पूछती है, क्या हुआ? नाइटमेयर। वो कहता है, हाँ सपना आया, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। यान हंसकर कहती है, सपने से इतना डर गए, पसीना छूट रहा। पानी लाकर देती है। वो पीकर बोलता है, अच्छा हुआ तुम हो पास। वो कहती है, बस पानी था ना। वो करीब आता है, वो भी किसके लिए तैयार। लेकिन मिस्टर फेंग अचानक गोद में गिर पड़ता है। यान घबरा जाती, क्या हो गया? चिंता करने लगती है, उसे हॉस्पिटल ले भागती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर लिन मिस्टर फेंग को व्हील चेयर पर बाहर लाती है। रात में जब वो लेटा था, यान कुछ पूछने वाली थी लेकिन रुक गई। वो कहता है, बोलो क्या कहना है? यान पूछती है, क्या तुम्हें कोई बड़ी बीमारी है? वो पूछता है कि प्रॉपर्टी के बंटवारे की इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? वो जवाब देती है, अगर तुम्हें कोई बीमारी हो गई तो मैं डिवोर्स नहीं लूंगी, क्योंकि इससे तो मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना। मिस्टर फेंग बोलता है, मैं अभी जिंदा हूँ ना, ऐसा होने नहीं दूंगा, सोचना भी मत ऐसी बात। फिर वो देखती है कि मिस्टर फेंग सो गया है तो उसकी देखभाल करने लग जाती। बाहर आकर वो डॉक्टर लिन से पूछती है, आखिर मिस्टर फेंग को क्या हो गया है? लिन कहती है, क्या तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है? वो बोलती है, अगर तुम बताने में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, और वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही मिस्टर फेंग कहता है, लिन ने बताया कि तुम कल रात मेरी बीमारी के बारे में पूछ रही थी। वो जवाब देती है, अगर तुम नहीं बताओगे तो उसे जाकर पूछना पड़ेगा ना, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने तुम्हारा राज रख लिया। फिर वो कुछ सोचने लग जाती है। पास्ट में उसका दिमाग चला जाता है। बचपन में उसके ग्रैंडपा अचानक मॉम और उसे छोड़कर चले गए थे। दोनों बहुत रोए थे। कहीं ना कहीं यान को मिस्टर फेंग की भी खूब चिंता हो रही है। फिर यान अपनी मॉम से पूछती है, वो जेट ब्रेसलेट जो मैंने दिया था वो कहाँ है? मॉम कहती है, पहनना ठीक नहीं लग रहा था इसलिए रख दिया। यान बोलती है, वो तो पुराना हो गया होगा, लगता है टूट गया, क्योंकि एक दिन मुझे उसका एक बीड मिला था। मॉम घबरा जाती है, कहती है, नहीं नहीं टूटा नहीं है, और बहाना बनाकर चली जाती है। तभी यान को लॉयर का फोन आता है जो प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करने को कहता है। यान डायरेक्ट मिस्टर फेंग के ऑफिस पहुंच जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें से सच में कोई बीमारी है? वो कहता है, तुम तीसरी बार ये पूछ रही हो, पैसे और प्रॉपर्टी मिलने पर तो खुश होना चाहिए ना तुम्हें, फिर ऐसा क्यों लग रहा रहता है जैसे तुम मुझे सजा दे रही हो? लेकिन वो गुस्से में चली जाती है। दरअसल डॉक्टर लिन से पता चला था कि मिस्टर फेंग को ब्रेन ट्यूमर है और सर्जरी बहुत रिस्की है। यान सोचती है, इसका मतलब मिस्टर फेंग इसलिए बार बार मिलता था क्योंकि वो बीमार था और यान ने फालतू में उसे गलत समझ लिया। वो रोने लग जाती है। तभी मिस्टर फेंग वहाँ आता है। यान दौड़कर उसके पास जाती है। वो कहता है, क्या तुम हॉस्पिटल में ये चेक करने आई हो कि मैं कब खत्म होने वाला हूँ? यान थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन वो बच जाता है। फिर वो रोते रोते उसे हग कर लेती है। मिस्टर फेंग हंसते हुए कहता है, क्या लगा तुम्हें मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा? वो गुस्से से दूर हो जाती है तो वो बोलता है, तुम मेरे बेबीज से प्रेग्नेंट हो, अगर कुछ हो गया तो तुम्हें बेबीज को संभालना पड़ेगा ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बिना बाप के रहें। वो जैसे तैसे आंसू रोक रही होती है और पूछती है तो वो उसके चेहरे को पकड़कर किस कर देता है। फिर कहता है, तुम्हें मेरी खूब चिंता हो रही है ना, तुम मेरी केयर करती हो। वो कहती है, मिस्टर तुम्हारी आंखें खराब हो गई क्या? तुम्हें ये सब कहाँ दिख रहा है? वो बोलता है, मैं सिर्फ आंखों से नहीं दिल से फील कर सकता हूँ, और उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख देता है। वो हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं बस नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बिना पापा के बड़े हों। मिस्टर फेंग कहता है, तुम सच में नहीं चाहती ना कि मैं चला जाऊं? फिर उसे पकड़कर कहता है, क्यों ना हम नॉर्मल कपल की तरह रहें, और उसे जोर से हग कर लेता है। वो भी हग करके कहती है, नॉर्मल कपल तो ऐसे नहीं करते। तभी मिस्टर फेंग को कॉल आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं बीमार हूँ ना, प्लीज मुझे पकड़ने दो। वो पहले छुड़ाती है लेकिन फिर खुद पकड़कर उसे ले जाती है। फिर वो उसे कार में बिठाता है, गेट खोलकर हाथ देता है। वो पहले अपना पर्स थमा देती है, फिर हाथ पकड़कर बाहर निकलती है और कहती है, अब क्या तुम मुझे इतना प्यार करोगे? कार का गेट भी खोल दिया। वो कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए और सरप्राइज भी है।
क्यों ना आज रात साथ डिनर करें। वो कहती है डिनर तो फेंग फैमिली में करना है। वो बोलता है नहीं, आज सिर्फ हम दोनों, कैंडल लाइट डिनर। वो उसके साथ चली जाती है। वहाँ खाने में उसे रिंग मिलती है। वो पूछती है ये क्या है। मिस्टर फेंग कहता है शादी के टाइम मैंने तुम्हें रिंग नहीं दी थी। यान रिंग वापस करती है, कहती है मुझे ग्रैंडपा ने दे दी थी। वो बोलता है ग्रैंडपा से नहीं, मुझसे शादी हुई है तुम्हारी। गुस्से में उसका हाथ पकड़कर रिंग पहना देता है। फिर कहता है क्या चाहती हो, मैं घुटनों पर आ जाऊं तुम्हारे लिए। वो कहती है अगर मन हो तो बैठ सकते हो। मिस्टर फेंग सच में घुटनों पर बैठने लगता है, लेकिन वो रोक देती है। वो पूछता है कैसी लगी रिंग। वो कहती है ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं, ज्यादा बड़ी भी नहीं। वो बोलता है तो बड़ा डायमंड चाहिए। वो कहती है मन तो है सारी उंगलियों में रिंग पहन लूं। वो भी वैसा ही हाथ घुमाकर इशारा करता है, दिल का शेप बनाता है और कहता है क्या तुमने मुझे लाइक करना शुरू कर दिया। वो बोलती है क्यों, तुम डायमंड हो क्या। वो कहता है मैं बन सकता हूँ, कल को पूरी बॉडी डायमंड से कवर करके आऊंगा। यान हंस पड़ती है और कहती है सोचा नहीं था कि तुम ऐसी फ्लर्टी बातें भी कर सकते हो, लेकिन बता तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो, कहीं कोई प्लान तो नहीं बना रहे। मिस्टर फेंग बोलता है क्या हमारे बीच कभी ट्रू फीलिंग्स नहीं हो सकती, और दोनों ड्रिंक्स पीने लग जाते हैं। मिस्टर फेंग पूछता है ये किसका कॉल है, क्यों नहीं उठा रही। वो कहती है चेंग का है। वो कहता है तुम उससे मिलने जा रही हो। वो जवाब देती है मुझे उसके पास जेड चेक कराना है कि वो कॉपी तो नहीं। फिर पूछती है क्या तुम जेलस होने का ड्रामा कर रहे हो, तुम्हें तो पता है मैं और चेंग सिर्फ अच्छे दोस्त। यान जाने लगी तो वो कहता है मैं छोड़ आता हूँ। वो बोलती है मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। पहले तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है बहुत लंबा ड्राइव करना पड़ेगा। वो कहता है मैं मैनेज कर लूंगा। फिर यान आकर देखती है कि उसकी मॉम अभी भी डैड की मदद कर रही है। डैड उसे देखकर चौंक जाते हैं। यान कहती है मेरी मॉम इतनी बीमार हो गई तुम्हारे जाने के बाद, तुम नहीं आए। मेरा कार एक्सीडेंट होने वाला था, तुम नहीं आए, और उस शेड रुई के पेयर के लिए तुम जंगली कुत्तों की तरह दौड़े चले आए। डैड बोलते हैं कैसे बात कर रही हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। वो कहती है और तुम इसके लायक नहीं हो। डैड उसे मारने लगे थे, लेकिन वो बैग छीन लेती है। फिर भी वो मारने वाले होते हैं तो मॉम कहती है ऐसा मत करो, वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही डैड दोबारा मारने जाते हैं, मिस्टर फेंग उनका हाथ पकड़ लेता है और बॉडीगार्ड्स आकर उनको होल्ड कर लेते हैं। वो पूछता है वो कहाँ है। डैड कहता है तुम्हारी मॉम होटल में है, पहले मुझे छोड़ो तब बताऊंगा। बॉडीगार्ड्स छोड़ते ही डैड मिस्टर फेंग की मॉम को कॉल करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर फेंग फोन छीन लेता है और कहता है इस एड्रेस पर मिलना। फिर बॉडीगार्ड्स डैड को पकड़कर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फेंग की मॉम खड़ी होकर रो रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। मॉम अंदर आती है तो देखती है कि मिस्टर फेंग के डैड की हालत इतनी खराब हो गई कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मॉम रोने लग जाती है और कहती है ये सब मेरी गलती है, मैं ही तुम्हें छोड़कर चली गई थी जिससे तुम्हारी ये हालत हुई, और माफी मांगती है। फिर वो बाहर आकर मिस्टर फेंग से भी घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगती है, लेकिन वो हाथ छुड़ा लेता है और कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि मेरे डैड शांति से जा सके, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने माफ कर दिया। फिर बॉडीगार्ड्स डैड को पटक कर मारते हैं। डैड कुछ बोलने वाले होते हैं तो यान कहती है दोबारा मेरी मॉम को तंग मत करना, वरना मैं सच में तुम्हें खत्म कर दूंगी। मिस्टर फेंग कहता है शहर से निकल जाओ, दोबारा मुंह मत दिखाना। तो वो लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फेंग यान से कहता है तुमने रियल जेड रुई पहले ही चेंज कर दिया था ना, क्योंकि जब तुम्हारी मॉम ने चेंज किया था तो वो पहले से फेक था उनके पास। यान कहती है और जो ग्रैंडपा ने मुझे दिया था वो तुमने चेंज कर दिया था, क्योंकि मैंने तो घर वाला चेंज किया था। मिस्टर फेंग बोलता है पहले मैं सोचता था कि जब तुम्हारे डैड और मेरी मॉम मिलेंगे तो मैं उन्हें मार डालूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मिले तो मार ना पाया। यान कहती है अच्छा होगा हम अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लें। मिस्टर फेंग कहता है ये सब इतना बुरा भी नहीं है। वो पूछती है मतलब तुम मुझे अब हेट नहीं करते। मिस्टर फेंग बोलता है अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी तुमसे हेट किया ही नहीं। यान कहती है फिर मुझे जाने दो, अब शादी कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं, चलो डिवोर्स कर लें। अचानक दोनों हंसने लग जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं और मिस्टर फेंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों डिवोर्स ले लेते हैं और यान रिंग निकालकर उसे वापस कर देती है। मिस्टर फेंग उसे लंच पर चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और चली जाती है। कुछ समय बाद शांग से यान को पता चलता है कि मिस्टर फेंग के डैड का निधन हो गया है। तब वो फेंग फैमिली के विला में पहुंचती है और बताती है कि फिनरल में नहीं आ पाएगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट। कोई बात नहीं, मैं मिस्टर फेंग को बोल दूंगा कि वो तुम्हें छोड़ दे। यान तुरंत कहती है नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर फेंग दूर से ये बात सुन रहा था और उसे आवाज मारकर रोक लेता है। फिर वो उसके पास आता है
और कहता है हेलो तक नहीं कर रही थी तुम। वो जवाब देती है तुम बिजी थे इसलिए परेशान नहीं करना चाहती थी। मिस्टर फेंग बताता है नेक्स्ट मंडे मेरी सर्जरी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फेंग की सर्जरी हो रही है जो सफल हो जाती है। जब उसे होश आता है तो यान जो पहले से वहाँ मौजूद थी भागकर उसके पास आती है। मिस्टर फेंग पूछता है मिस तुम कौन हो? वो चौंक जाती है। डॉक्टर लिन बात करती है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? लेकिन मिस्टर फेंग बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है और यान का हाथ पकड़कर कहता है यहाँ कितना शोर है, गेट बंद करो। यान पूछती है क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं? वो मना करता है तो वो सोचती है कि शायद मैं गलत रूम में आ गई हूँ और जाने लगती है। वह उसका हाथ पकड़कर रोकता है। फिर उसने धीरे से टच करते हुए कहा तुम तो मेरी वाइफ जैसी लगती हो और फिर उसकी वैली पे हाथ रखता है तुम मेरे बेबीज की मम्मी जैसी भी हो। यान को समझ आता है कि वो सब एक्टिंग कर रहा है तो कहती है बहुत हो गया, अब कोई नहीं है तो ड्रामा बंद करो। मिस्टर फेंग उसके हाथ में एक रिंग देते हुए कहता है ये वेडिंग रिंग है, मैंने अपनी वाइफ को दी थी। वह वापस मांगने लगता है। यान कहती है पागलों जैसी हरकत मत करो, ये बहुत कीमती है, मैं इसे हमेशा पहनकर रखूंगी, तुम इसे नहीं ले सकते। उसे थप्पड़ मार देती है जिससे मिस्टर फेंग को दर्द होता है। यान माफी मांगती है सॉरी सॉरी दर्द हो रहा होगा ना, मैं डॉक्टर बुलाकर आती हूँ। लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख लेता है और कहता है जब तुम पकड़ती हो तो दर्द कम हो जाता है। तभी उसकी पॉकेट से वह रिंग गिरती है। वो पूछती है ये क्या है? मिस्टर फेंग कहता है एंगेजमेंट रिंग। यान हंसते हुए कहती है इसके लिए तो घुटनों पर बैठकर प्रपोज करना पड़ता है। यान उसे रोक देती है तुम्हें कुछ नहीं करना है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर लेता है और कहता है एक बात है जो मैंने कभी नहीं बताई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी वक्त से मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगा था। यान हंसती है मजाक मत करो। वो कहता है सच कह रहा हूँ, खुद सोचो मैंने तुमसे शादी क्यों की। और वह किस करने की कोशिश करता है लेकिन यान उसके लिप्स पकड़कर खुद उसे किस करने लग जाती है। फिर दोनों बेड पर गिर पड़ते हैं। मिस्टर फेंग चिल्लाते हुए कहता है मेरी वाइफ मेरे प्यार में पागल हो गई। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर करें और कमेंट्स में बताएं।